गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं सीता सोनी, असिस्टेंट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ जूलॉजी, जीएचएस गवर्नमेंट पीजी कॉलेज सुजानगढ़। बीएससी पार्ट थर्ड के एलिमेंट्री आइडिया ऑफ जेनेटिक इंजीनियर के ऊपर हम डिस्कशन कर रहे हैं। तो सबसे पहले आनुवंशिक अभियांत्रिकी की जो प्रक्रिया है या मैकेनिज्म ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग है वो इस प्रकार है कि आनुवंशिक अभियांत्रिकी की प्रक्रिया की जानकारी जो है वो निफ जीन स्थानांतरण की क्रिया के माध्यम से मिलती है। निफ जीन का फुल फॉर्म जो है वो है नाइट्रोजन फिक्सेसिंग जीन या नाइट्रोजन स्थिरीकरण जीन। तो नाइट्रोजन स्थिरीकरण जीन जो है इसका स्थानांतरण एक जीवाणु से द्विबीजपत्री पौधे के अंदर डाइकोट प्लांट के अंदर किया जाता है और जीवाणु निफ जीन द्वारा मुक्त नाइट्रोजन को नाइट्रेट में परिवर्तित करता है, किंतु इस जीन के अभाव में द्विबीजपत्री पादप ऐसा नहीं कर पाते हैं। जब निफ जीन का स्थानांतरण जीवाणु से पादप में कर दिया जाता है तो द्विबीजपत्री पादप भी नाइट्रोजन स्थिर करने लगता है। इससे पौधों को कृत्रिम नाइट्रोजन युक्त खाद नहीं देनी पड़ती तथा धन और समय दोनों की ही बचत होती है और इसके साथ ही पौधों में जो उपज है वो भी बढ़ती है। इस प्रक्रिया को सुगमतापूर्वक संपन्न करने के लिए जो है हम इसको निम्न चरणों में विभक्त करके इसको पढ़ेंगे। तो पहला इसका चरण होगा वो होगा नाइट्रोजन स्थिरीकरण जीन का पृथक्करण। तो राइजोबियम नामक जीवाणु में निफ जीन पाया जाता है। इन्हें ज्ञात कर लाइसोजाइम एंजाइम द्वारा जीवाणु कोशिका को खोला जाता है तथा डीएनए को विशिष्ट नियंत्रित एंडोन्यूक्लियेज से क्रिया कराई जाती है। इससे डीएनए के चिपकने वाले सिरों सहित सूत्र प्राप्त होते हैं। ये सूत्र या खंड निफ जीन युक्त होने से पृथक कर लिए जाते हैं। तो सर्वप्रथम हमने डीएनए के जो खंड हैं उनसे नाइट्रोजन स्थिरीकरण जो जीन है उसको अलग किया। उसके बाद नाइट्रोजन स्थिरीकरण जीन को समन्वित किया जाता है, अर्थात पादप के आनुवंशिक पदार्थ में इस निफ जीन को स्थानांतरित करने हेतु भूमिका जीवाणु एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशियंस में उपस्थित टीआई प्लाज्मिड को सामान्यतः काम में लिया जाता है। यह भूमिका जीवाणु द्विबीजपत्री पादपों में गांठों के गुच्छे उत्पन्न करती है। जब इस जीवाणु को पादप कोशिका में प्रवेश कराया जाता है तो टीआई प्लाज्मिड का एक विशिष्ट भाग पृथक होकर पादप कोशिका के आनुवंशिक पदार्थ में स्थानांतरित हो जाता है। यह टीआई प्लाज्मिड का भाग टीडीएनए या ट्रांसफर डीएनए कहलाता है। अब इस प्लाज्मिड को जो है टीडीएनए कहते हैं। यही टीडीएनए जो गांठों के गुच्छों हेतु उत्तरदायी होती है, यानी द्विबीजपत्री प्लांट्स के अंदर जो गांठें बनती हैं उस गांठों के गुच्छों के लिए ये डीएनए ही उत्तरदायी होता है। यह प्लाज्मिड पृथक करके विशिष्ट एंजाइम नियंत्रित एंडोन्यूक्लियस की सहायता से टीडीएनए वाले स्थान को तोड़ा जाता है। अब पृथक निफ जीन को इसमें लाइगेज एंजाइम इस निफ जीन को इसमें लाइगेज एंजाइम की सहायता से सरकाते हैं और निफ जीन टीआई प्लाज्मिड को समन्वित हो जाता है। अब प्लाज्मिड से समन्वित निफ जीन रिकॉम्बिनेंट डीएनए कहलाता है और नाइट्रोजन स्थिरीकरण जीन का क्लोनिंग की विधि द्वारा निफ जीन की अनेकों प्रतियां बनाई जाती है। इसके लिए एजोबैक्टीरियम में पुनर्संयोजित प्लाज्मिड एवं निफ जीन की पुनरावृत्ति भी दर्शाता है। इस प्रकार निफ जीन की जो अनेक कॉपीज जो है हम प्राप्त कर लेते हैं। पादप आनुवंशिक पदार्थ से संयोजन, तो जो रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड वाला जीवाणु है उसे पादप कोशिका में डाला जाता है। कोशिका में निफ जीन युक्त टीडीएनए पृथक हो जाता है तथा निफ जीन पादप के आनुवंशिक पदार्थ से संयोजित हो जाता है तथा उसके साथ ही रेप्लिकेशन करने लगता है। इस प्रकार पादप आनुवंशिक पदार्थ नाइट्रोजन स्थिरीकरण
का गुण प्राप्त कर लेता है। यही गुण पादप को विशिष्ट लक्षण युक्त बनाता है। परिवर्तित पादप कोशिकाओं का माध्यम में परिवर्धन। तो पादप कोशिका जिसके आनुवंशिक पदार्थ में निप जीन है को विशिष्ट माध्यम में विकसित किया जाता है और संवर्धन तकनीक से पादप कोशिका को पादप में रूपांतरित किया जाता है। इस पादप की सभी कोशिकाओं में निफ जीन होने से नाइट्रोजन स्थिरीकरण की क्षमता इसमें उत्पन्न हो जाती है। इस प्रकार से जो है ये निफ जीन जो है इसका नाइट्रोजन स्थिरीकरण किया जाता है। प्लाज्मिड्स। अनेकों अनुसंधानों से पता चला है कि क्रोमोसोम के अलावा भी कोशिका में अन्य आनुवंशिक पदार्थ पाए जाते हैं। टॉक्सिन, पिट्स एंड एंटीबॉडीज के उत्पादन के लिए रेस्पॉन्सिबल जीन कोशिका द्रव्य में पाए जाने वाले डीएनए के इन खंडों पर ही पाए जाते हैं। इन खंडों के लिए प्लाज्मिड शब्द का उपयोग किया जाता है। प्लाज्मिड जो है वो डीएनए अणु के छोटे गोलाकार टुकड़े होते हैं जो कि क्रोमोसोम से स्वतंत्र रूप से रेप्लिकेट कर सकते हैं। जेनेटिक इंजीनियरिंग। तो जेनेटिक इंजीनियरिंग में जो है बैक्टीरिया पर प्रायोगिक कार्य किए गए जिससे कि ये सिद्ध हुआ कि बैक्टीरिया में डीएनए के बाहरी जीन को जोड़ा जा सकता है ताकि सूक्ष्म जैविक के निर्देश के अनुसार प्रोटीन प्राप्त किए जा सके। 1960 में बैक्टीरियल एंजाइम का एक समूह है जिसे एंडोन्यूक्लियस कहते हैं, यह जानकारी में आया। यह एंजाइम न्यूक्लिक अम्ल के फास्फेट शर्करा बंध को तोड़कर क्रोमोसोम को खोल देते हैं ताकि वांछित स्थान पर जीन को संलग्न किया जा सके। इसके अतिरिक्त इसमें एंडोन्यूक्लियस डीएनए श्रृंखला की स्कैनिंग भी की जाती है और इसे एक सीमित बिंदु पर तोड़ देते हैं। इसे प्रतिबंध एंजाइम या रेस्ट्रिक्शन एंजाइम कहते हैं। आनुवंशिक हेरफेर करने वाले सर्वप्रथम वैज्ञानिक स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय के पॉल बर्ग और साथी थे जिन्होंने SV40 के डीएनए अणु को खोला था और इसे एक बैक्टीरियल क्रोमोसोम से संबंधित किया था। इस क्रिया में उन्होंने सर्वप्रथम रिकॉम्बिनेंट डीएनए जो है इसका निर्माण किया और 1971 में कैलिफोर्निया के हर्बर्ट बोयर ने इसे एक ऐसे सीमित एंजाइम की खोज की थी जो कि क्रोमोसोम को इस प्रकार से तोड़ता था कि उसके सिरे जो है वो मोटाइज लाइक स्ट्रेचर्स होते थे। एक सूत्र डीएनए या सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए के टुकड़े प्रयोग के दौरान डीएनए के नए टुकड़ों के साथ में जुड़ जाते हैं। इन सिंगल स्ट्रैंडेड टुकड़ों को चिपचिपे सिरे भी कहते हैं। स्टेनले ने ई कोलाई से प्लाज्मिड निकालकर उसे सरलता से बैक्टीरिया में डाला और मीडियम में गर्म किया था। इसके बाद ई कोलाई के भीतर प्लाज्मिड ने वृद्धि करना प्रारंभ कर दिया और आने वाली पीढ़ियों में अपनी जैसी अनेक प्रतियां इसने बना दी या अनेक कॉपीज जो है इसका निर्माण कर दिया था। जीन क्लोनिंग प्रोसीजर। जीन क्लोनिंग प्रोसीजर जो है वो इस प्रकार होता है कि आनुवंशिक अभियांत्रिकी पिछले 20 वर्षों से महत्वपूर्ण खोजे गए प्लाज्मिड और रेस्ट्रिक्शन एंजाइम के ऊपर ही टिकी है। सीमित एंजाइम, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम डीएनए क्षारों के विशिष्ट क्रमों को पहचानते हैं और उस क्रम के बिंदु पर डीएनए को तोड़ देते हैं। अतः बाहरी डीएनए कोशिका में उपस्थित होने पर ये एंजाइम डीएनए को उस स्थान पर तोड़ देते हैं। आनुवंशिक अभियांत्रिकी द्वारा एक विशिष्ट जीन को अनेक जीवों में स्थानांतरित किया जा सकता है। इस प्रक्रिया में कुछ चरण हैं, जैसे उस विशिष्ट जीन को धारण करने वाले डीएनए को रेस्ट्रिक्शन एंजाइम द्वारा सर्वप्रथम तोड़ा जाता है। एक प्लाज्मिड को भी इसी एंजाइम के द्वारा तोड़कर उसे डीएनए के टुकड़ों के साथ लाइगेज एंजाइम के द्वारा जोड़ा जाता है ताकि संकर प्लाज्मिड जो है वो प्राप्त हो सके। फिर संकर प्लाज्मिड डीएनए पोषी कोशिका को परिवर्तित या ट्रांसफॉर्म करने में प्रयुक्त किए जाते हैं। इन कोशिकाओं को अगार में रख दिया जाता है।
डीएनए की मात्रा एवं कोशिकाओं की संख्या का अनुपात इस प्रकार व्यवस्थित किया जाता है कि प्रत्येक कोशिका एक ही डीएनए ले सके। वृद्धि करने वाली इन कोशिकाओं में से वह कोशिका जिस पर वांछित जीन होता है उसे कोशिका के लक्षणों द्वारा पहचाना जाता है। इस प्रकार वांछित जीन की क्लोनिंग कर ली जाती है। एप्लीकेशंस ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग, तो आधुनिक युग में बायोटेक्नोलॉजी के अनेक इंडस्ट्रियल प्रक्रियाओं और निम्न और उच्च जीवों में जेनेटिक इंजीनियरिंग का बहुत अधिक उपयोग किया जाता है। मुख्यतः इस विधि में वांछित गुणों वाले प्लाज्मिड बनाए जाते हैं और प्रत्येक प्लाज्मिड एक गोलाकार डीएनए होता है जिस पर लगभग 2 से 250 तक जीन पाए जाते हैं। इस विधि के द्वारा एक बैक्टीरिया के प्लाज्मिड को दूसरे बैक्टीरिया के जीन के साथ संवर्धित किया जा सकता है ताकि वे रेप्लिकेट और एक्सप्रेस कर सके। इसके अतिरिक्त इसका उपयोग जो है वो सूक्ष्मजीवी कोशिकाओं के उपापचय दर उच्च होने के कारण वांछित एंजाइम के जीन बैक्टीरिया में डाले जाते हैं ताकि वांछित एंजाइम की अत्यधिक मात्रा प्राप्त की जा सके। प्लाज्मिड टेक्नोलॉजी द्वारा बड़े पैमाने पर हार्मोन जैसे इंसुलिन, इंटरफेरॉन, वैक्सीन, वृद्धि हार्मोन भी तैयार किए जाते हैं। तो इस प्रकार से जो है